इंटरव्यू देखा होगा। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि बड़ी बेबाकी से कई सवालों के जवाब यहां पर प्रधानमंत्री ने दिए हैं, जिसमें अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया गया है। जी देखिए, 370 के एब्रोगेशन का आपको मकसद और उसकी मंशा को देखना चाहिए। बीजेपी की मंशा क्या है? बीजेपी की मंशा कतई तौर ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिले और बकौल उनके अगर 370 की वजह से कोई अड़चन है डेवलपमेंट में या बाकी चीज में, उनको दूर करने की इनकी मंशा नहीं है। बल्कि इनकी मंशा यह है कि जो जम्मू कश्मीर से बाहर, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और वहां पर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है हमारी, उनको यह बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जो मुल्क का हिस्सा ही नहीं है, जहां पर कानून चीज की कोई चीज ही नहीं है, जहां पर हिंदुस्तान का जो आईन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होता। ये सरासर झूठ है, सरासर प्रोपेगेंडा है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि जम्मू कश्मीर ने बाकायदा एक्सेशन किया है मुल्क के साथ। जब एक्सेशन किया है तो 47 से आज तक जो सरकारें बने हैं, जो इलेक्शन हुए हैं और जिस तरह जो कवानीन लागू हुए हैं सेंट्रल पार्लियामेंट के जरिए, तो मेरे ख्याल में यह कहना है कि वो हमारा हिस्सा ही नहीं था, वहां पर कानून नहीं था, वहां पर आईन नहीं था, ये सरासर झूठ है और प्रोपेगेंडा। और बीजेपी की हमेशा जिस तरह की ये जो बातें हैं, ये तर्क हैं, ये फैक्ट्स जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में पहले रखे जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसको लेकर आ चुका है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 370 के बाद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अब यहां पर हालात बदले हैं, दलितों को यहां पर अब आरक्षण मिला है। कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो आरक्षण के दायरे में आना चाहती थी, दुर्गम इलाकों में रहती हैं, उनकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा उस तरह की नहीं थी कि वो चीजों का लाभ उठा सकें। और अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये तमाम चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर पाए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो अधिकार उन्हें मिलेंगे। मेरी आपसे दरखास्त है कि मेहरबानी करके आप इस प्रोपेगेंडे में ना आए। नहीं, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री की बातें रिपीट कर रही हूं सर। प्लीज यू डोंट डू दिस पर्सनल कमेंट्स लाइक दिस। बट अगर 370 हटाया गया, लोगों के हित में हटाया गया, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में हटाया गया, तो मेरा सवाल फिर आपसे यह रहेगा, जो पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में बात की है, कि यहाँ पर 5-6 महीने कर्फ्यू क्यों लगाना पड़ा है? यहाँ सारी की सारी जो पॉलिटिकल कयादत थी उनको जेल क्यों भेजा गया है? आज जो लद्दाख में अनरेस्ट क्यों है, लोग सड़कों पर क्यों है? जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल से इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? तो ये इस प्रोपेगेंडे में मत आ पाइए। मैं आपको कह रहा हूं 370 को हटाना सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की एक लार्जर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको एड्रेस करने के लिए, उनको प्लीज करने के लिए, उनके जहनों में यह डालने के लिए कि जम्मू कश्मीर का आज हमारे साथ मर्ज हो गया, हिंदुस्तान के साथ पहले मर्ज नहीं था। तो यह सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल गेन्स के लिए, और बीजेपी बार बार इसका जिक्र करके इसको इलेक्टोरल अलायंस गेन्स लेना चाहती है और बार बार सरकार इसी एक मुद्दे पर बनाना चाहती है। जम्मू कश्मीर में वो कभी हमें 370 को डिस्कस करने की इजाजत नहीं है। मुझे इजाजत नहीं है जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने के नाते कि मैं इस पर ठीक है। रफीक साहब, इसका जवाब हम भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ आरएस पठानिया साहब अभी जुड़ेंगे। आरएस पठानिया साहब अब से कुछ ही मिनटों बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। रफीक साहब, उन पर कोई कदर नहीं है। ठीक है। आरएस पठानिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरएस पठानिया जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका। और बहुत सारे आरोप जो भाजपा पर लगने चाहिए थे वो रफीक साहब ने मुझ पर लगा दिए हैं, बिकॉज आई वाज रिपीटिंग व्हाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैड टू से अबाउट 370 आर्टिकल। आरोप ये लग रहा है कि अपने इलेक्टोरल फायदे के लिए, यहां पर एक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए भाजपा ने अनुच्छेद 370 को हटाया है। आप प्लीज जवाब दीजिए। जी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की परेशानी है कि जब इन्हें सच को बताएगा तो फिर ये छटपटा के, जिसे कहते हैं वो विद ड्यू रिस्पेक्ट, किसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है, आगे पीछे ये हिट करेंगे, हिट आगे भी करेंगे, बिलो दी बेल्ट भी करेंगे। इसमें साफ और स्पष्ट छोटी सी बात की जाए कि प्रधानमंत्री जी का जो आज का जो इंटरव्यू है, इसमें काफी सारी चीजें उन्होंने वाजे की, और विशेषकर कांग्रेस जिसकी कहीं न कहीं बेबसी, बेकसी और एक छिछोरापन कांग्रेस का, जिस तरीके का स्टैंड कांग्रेस ने लिया है, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, फिर देश का एक्सरे करना, फिर SC ST, फिर माइनॉरिटीज पे जिसे कहते हैं कटाक्ष करने की कोशिश की है कांग्रेस। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी जी जो जवाहरलाल नेहरू जी का जो स्टैंड है उससे भी जिसे कहते हैं आगे चले गए हैं। आप अगर 47 से पहले अगर
मुस्लिम लीग का जिस किस्म का वो जो डिविसिव रेटोरिक था, जिसे कांग्रेस जैसे कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी या किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी कभी जिसको एंडोर्स नहीं किया, वो भी तो यही था। बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ जो नेहरू जी के जो डिफरेंस इन ओपिनियन और उसके बाद वो महात्मा गांधी जी ने वो 17 पॉइंट उसमें लाया, वो भी तो यही था। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस देश के एथॉस, देश के कल्चर, देश की परंपरा, देश का जो कंपोजिट जो मेकअप है उसके विरुद्ध जाने की कोशिश कर रही है, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण भी है, चिंताजनक भी है और इस देश के जनमानस के लिए उसके लिए एग्जैक्ट जिसे कहते हैं इमीडिएट कोग्निसेंस देने की जरूरत है। जहां तक धारा 370 की बात है, मैं साफ दो तीन सवाल पूछता हूं। ऐसा नहीं है कि भारत का, मैं एज ए भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्समैन तो हुई, लेकिन आपके ध्यान में रहे कि मैंने एक कानूनदान भी हूं, एक छोटा सा एक जिसे कहते हैं स्टूडेंट ऑफ लॉ भी हूं। मैंने ही रिसर्च करके ये काफी आपको वेबसाइट पे मिलेगा कि 97 में से 94 जो एंट्रीज थी वो यूनियन लिस्ट की, वो जम्मू एंड कश्मीर में लगती थी 5 अगस्त 2019 में। 42 में से 22 फुली और 10 अप्लाइड विद मॉडिफिकेशन स्टेट लिस्ट की लगती थी। कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट तो चलो एक बात रही। तो लेकिन जो मेजर जो सवाल उठाने का मंशा है प्रधानमंत्री जी की, मैं बड़े अदब के साथ इनके साथ पूछना चाहूंगा कि वो रिफ्यूजीज जिन्होंने, जब सवाल पॉइंट नंबर 1, वो जो जिसे कहते हैं विस्थापित, जिन्होंने पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी को डिफाई किया, पूरे देश भर में गए, देश के प्रधानमंत्री भी बने, उप प्रधानमंत्री भी बने, IAS भी बने, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स भी मिले, लेकिन 70 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में आपने उनको ना वोट का हक, ना शिक्षा लेने का हक, ना ही सरकारी जमीन खरीदने का हक, ना सरकारी नौकरी का हक। जहां वो दलितों की अगर बात कर रहे हैं, वो वाल्मीकि जो आज से 40-50 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर में, आज तक उनको जम्मू कश्मीर में कोई हक नहीं दिया पाया। लेकिन यहाँ पर रफीक राठौर साहब ये पूछ रहे हैं कि जब आपने PDP प्रवक्ता हमारे साथ हैं RS पठानिया साहब, और ये उनका ये भी एक सवाल था कि अगर अनुच्छेद 370 को हटाना ही था तो फिर 4-5 महीने तक यहाँ पर कर्फ्यू क्यों लगाए गए, क्यों इस तरह के निर्णय लिए गए। इस पर मैं RS पठानिया जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन रफीक राठौर साहब, कांग्रेस पर भी कहीं ना कहीं एक निशाना है, और कांग्रेस क्योंकि इंडिया गठबंधन और आप लोग साथ साथ चल रहे हो और लोकतंत्र की लड़ाई आप लोग साथ साथ लड़ रहे हो, इसलिए ये सवाल आपसे भी बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बातें रखी हैं, राहुल गांधी ने जो बातें कही कि एक नेशनल एक्सरे कराया जाएगा, एक इकोनॉमिक सर्वे कराया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है, और फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन कराया जाएगा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में जब इस तरह से एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा था, या फिर जमीन को लेकर जब LG प्रशासन ने इस तरह से कदम उठाने शुरू किए थे, तो आप ही लोग, स्थानीय ही पार्टियां इसको लेकर विरोध कर रही थी, तो क्या इस चीज का विरोध नहीं होना चाहिए? देखिए, जहां तक आपने लैंड एनक्रोचमेंट की बात की, हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड रहा है। हमने कहा है कि जिन लोगों के पास 3 मरले 4 मरले या 5 मरले और जिन्होंने उस पर रहायशी मकान बनाए हैं, 2-3 कमरे बनाए हैं, सरकार उन पर तो अताब कर रही है, सरकार उनके मकान तो गिरा रही है। लेकिन जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, जिन्होंने लैंड ग्रैब की है, जिन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां बनाए हैं, जिन्हें बड़े बड़े मॉल बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उनके साथ सरकार छेड़ना नहीं चाहती, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी लोग बीजेपी के साथ वाबस्ता है, बीजेपी के एसोसिएशन है या बीजेपी के लीडर्स है, वहां पर किसी भी किस्म की किसी प्रॉपर्टी को टच नहीं किया गया। अब अच्छा नहीं लगता है कि मैं नेशनल टीवी पर उन लोगों का नाम भी ले लूं जिनके पास प्रॉपर्टी है और कोर्ट ने कहा कि इलीगली उनने ऑक्यूपाई की है, लेकिन उनको छेड़ा नहीं गया। लेकिन जहां तक आपने जम्मू कश्मीर की बात की, मैं आपको बताना चाहूंगा और बड़े वसूख से बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ठीक ठाक रोल नहीं रहा है। 70 साल में जो कुछ उन्होंने 370 के साथ किया और जिस तरह से 370 को कमजोर करने की कोशिश की गई, उसमें रफीक साहब, आपका ऑडियो म्यूट हो गया है, प्लीज अनम्यूट कर लें। रफीक साहब, जी रफीक साहब, आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच रही। चलिए रफीक साहब से दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। RS पठानिया साहब भाजपा प्रवक्ता है, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रफीक राठौर साहब लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों पर बेबाकी से जवाब दिए हैं, कई सवालों के उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए हैं, और दूसरी राजनीतिक पार्टियों का इसको लेकर क्या कहना है, क्या रुख है, उस पर हम बातचीत करें। बने रहे हमारे साथ। वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का है। तमाम मेहमान RS पठानिया साहब लगातार बने हुए हैं, रफीक राठौर साहब PDP प्रवक्ता हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र शर्मा जी, सबसे पहले आप ही से मैं जान लेती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने इंटरव्यू सुना होगा जो उन्होंने न्यूज़ 18 को दिया है। आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को भी
सवालों के कटघरे में खड़ा किया और निशाना भी साधा है? देखिए, बात यह है कि वो तो आज से नहीं, 10 साल से उनका एक ही निशाना है, और ना चाइना है, ना पाकिस्तान है, ना आर्थिक स्थितियां हैं, उनका निशाना कांग्रेस पे रहता है। लेकिन आज बौखलाहट नजर आती है भारतीय जनता पार्टी में, और उनको हर बार मुस्लिम लीग और हिंदू मुस्लिम करना है। प्रधानमंत्री हैं कि मुस्लिम लीग तो इनके पूर्वजों की हिंदू महासभा की कोलिशन पार्टनर रही। मुस्लिम लीग जो है वो वेस्ट बंगाल में उसके साथ सत्ता में रहे, सिंध में रहे। जब पाकिस्तान की रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया तो इनके पूर्वज उस सरकार में हिस्सा थे, और इसलिए देश को बांटने में, तो इसलिए आज उनको अपने पुराने कोलिशन पार्टनर याद आए। उनको हर बात उस आईने से देखते हैं, उनको हर मैनिफेस्टो क्या, हर चीज जो है वो हिंदू मुस्लिम आईने से देखते हैं मोदी जी और प्रधानमंत्री जी और भाजपा, क्योंकि उनके बगैर उनको जो है वो उनका गुजारा नहीं है, और कुछ तो है नहीं। आर्थिक बेरोजगारी और महंगाई पे फेर हैं, और इसलिए झूठ बोलना, गुमराह करना ये आदत हो गई है। इसलिए कांग्रेस में आज हम देख रहे हैं कि एक परिवर्तन की लहर है। तो अब आगे बढ़ करके योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री जी खुला विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। तो इसलिए उनके कहने के यही तात्पर्य हैं। इस वक्त आज वो इंटरव्यू दे रहे हैं, आज 10 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया कि जो अपनी बात कहना चाहे कहें। अगर वो प्रेस को फेस करते तो लोग, शायद प्रेस वाले कुछ लोग। आर.एस. पठानिया जी जुड़े हैं हमारे साथ, जवाब ले लेते हैं। आर.एस. पठानिया जी, तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप। जी, मैं पहले भी इसी वक्तव्य पे बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी संतुष्टिकरण किसी वर्ग विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष की तुष्टि करने में यकीन नहीं करी। हम संतुष्टिकरण में विश्वास रखते हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। आंकड़ों के साथ और तथ्यों पे जो प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने बार बार एक पब्लिक डोमेन में जो फैक्ट्स लाए हैं, जिसके माध्यम से पता लगा कि कांग्रेस ने बार बार तुष्टिकरण करके इस देश को विभाजित करने में, इस देश को तोड़ने में, और अगर आप वहां से पार्टीशन के वक्त से आप अगर शुरू हो जाए, आज के मैनिफेस्टो की भी बात मैं करूं कि जिसकी जितनी आबादी उसका इतना हक, ये इस किस्म के शरारती स्टेटमेंट देके, या रिजर्वेशन के 50% कैप को तोड़ने के लिए, मुझे समझ नहीं आती सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया। हमारे रविंद्र जी, वहां बड़ा रिस्पेक्ट है, सम्मान है, एक कानूनदान है। जब सुप्रीम कोर्ट चलिए, आर.एस. पठानिया जी से दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। रफीक राथर साहब, आप कुछ कह रहे थे। जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की गई तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, आपकी आवाज बीच में चली गई थी, इसलिए आपको हम सुन नहीं पाए। जो नेशनल, जी ठीक है रफीक राथर साहब, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगी, लेकिन आर.एस. पठानिया जी अपनी बात पूरी कर लें आप। जी, 50% रिजर्वेशन की जो लिमिट है वो सुप्रीम तय की, 50% से ऊपर रिजर्वेशन होने चला। कांग्रेस कैसे अपने घोषणा पत्र में 50% से उस कैप को तोड़ के जाने की बात कर रही है? कांग्रेस कैसे 90% जो पूरी देश की आबादी है उसको, जिसके कहते हैं वो एक रिजर्व कोटा में डालने की बात कर सकती है? और मैंने कहा कि आप अगर 47 से पहले वो जो नेहरू जी और उनका बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के विवाद को देखें, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू जी ने रिजर्वेशन के बारे में क्या कहा है कि क्या है, क्या वो आप तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में एक ऑब्सेशन में ऐसी बेकसी तो कभी देखने को मिली नहीं। आप तथ्य को तथ्य, सच को सच ना कहें। आप यू कैन नॉट कॉल ए स्पेड, ये तो बहुत बुरी बात है। देखें, पार्टियां, सिस्टम, संगठन तो एक बात, लेकिन सबसे पहले ये देश तो चलना चाहिए ना। ये देश तो चले, देश की मुख्य धारा तो चले, देश की संवैधानिक स्पिरिट न कम से कम मर जाए। और मेरा ये विनम्र अनुरोध रहेगा हर पॉलिटिकल पार्टी से, इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी और उसको जो उस वक्त रन करने, गवर्न करने की, कृपा करके जिम्मेवारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तर्क वितर्क, वाद विवाद करें। ऐसे तर्क, ऐसे वाद, ऐसे विवाद जिनका भारत के संविधान में या भारत की संवैधानिक जिसे कहते हैं स्थिति और परिस्थिति में जिसका कोई जस्टिफिकेशन है, उससे नुकसान होगा। उससे देश आगे बढ़े नहीं, देश को नुकसान होगा, देश की संवैधानिक स्पिरिट को नुकसान होगा। ये हमारा एक प्रबल, जिसे कहते हैं दावा, और हमारा प्रबल इसमें मानना है। जो जहां तक देश की बात है,
फिर एक बार मोदी सरकार इस देश का नारा है, इस देश का। ठीक है, वो 4 जून को पता चलेगा आर एस पठानिया जी जब रिजल्ट आएंगे। लेकिन रफीक राथर साहब जी, आप अपनी बात पूरी कर लें, क्योंकि सर जब पहले आप बात कर रहे थे तो आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही थी। और आर एस पठानिया जी को भी आपने सुना होगा, जिस तरह से जमीनी हालात बदले हैं, उस पर भी क्योंकि आप वो मानने को ही तैयार नहीं है कि हालातों में थोड़ा बदलाव आया है, लोगों को उनके अधिकार मिलने शुरू हुए हैं। और अगर लास्ट माइल डिलीवरी की बात की जाए, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने इस इंटरव्यू में भी किया है, उसको भी आप कैसे देखते हैं? इससे पहले कि मैं उस पर बात करूं, मेरे दोस्त ने अभी तुष्टीकरण का लफ्ज इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूं कि 70-75 साल की हिस्ट्री में जिस तरह का तुष्टीकरण आज चल रहा है और जिस तरह से मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपीज करने के लिए, उनके दिलों में माइनॉरिटी कम्युनिटी का खौफ पैदा करने के लिए कि मंगलसूत्र तक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए मंगलसूत्र छीने जाएंगे, जब यह कहा जाए कि अब आपकी रिसोर्सेज को 10-10 बच्चों वाले खाए, तो आप मुझे बताइए ये कहाँ की सियासत है और हम मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं? जिस तरह की डिवाइसिव और जिस तरह की क्रिमिनल पॉलिटिक्स इस वक्त पीक पर है, सिर्फ इसलिए कि इक्तदार को हासिल किया जाए। अगर इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा तो मुझे बड़ा खतरा लगता है कि हमारा मुल्क, अल्लाह न करे कि कहीं मुल्क को नुकसान ना पहुंचे। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने, मैं फिर से दोहराऊंगा कि अगर आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के इतना कुछ किया है, यहाँ पर अमन है और यहाँ पर आपने दूध और शहद की नदियों को बहाया है, तो मेरा एक सवाल है कि यहाँ पर इलेक्शन क्यों नहीं आप करते? साफ जाहिर है कि बीजेपी को पता है कि हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ यहाँ पर क्या सलूक किया है और उसका जवाब बैलेट के जरिए उनको मिलना है। जम्मू में तो मिला, अब कश्मीर की बारी है। कश्मीर में तो इतना हाल है कि यहाँ पर ये कैंडिडेट भी नहीं ला पाए, क्योंकि इनको कैंडिडेट भी यहाँ नहीं मिले। इनको पता था कि अगर किसी आदमी को लाएंगे तो हाल क्या होना है। तो ओवरऑल में समाप्त करते हुए ये कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के एक अच्छी भली रियासत के टुकड़े करके और जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तरह से नुकसान पहुंचा है और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली और पॉलिटिकली, बल्कि सोशली भी इन लोगों को बड़ा अजीब नुकसान पहुंचा है, तो मेरे ख्याल में उसकी पासदारी करने के लिए बीजेपी को फिर से अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा और लोगों के हित के लिए फैसले लेने पड़ेंगे। और मेरी यही गुजारिश होगी अपने दोस्त है कि अपनी पार्टी तक ये बात पहुंचाए, जम्मू कश्मीर के लोगों की दिलों की बात पहुंचाए कि जिस तरह के लोगों के आपने दिल तोड़े और जिस तरह से यहाँ पर आप यहाँ के खजानों को लूट रहे हैं, जिस तरह के मिनरल को लूट रहे हैं। जितना अगर ग्राउंड की रियलिटी को समझने की कोशिश की जाए विदाउट बीइंग बायस्ड, आप फिर ये आरोप मत लगाइएगा कि मैं बायस हो रही हूं, लेकिन विदाउट बीइंग बायस्ड कुछ बदलाव तो देखने को मिला है। अभी अगर हम बसंतगढ़ की बात कर लें तो यहाँ पर कुछ नवयुवक थे, कुछ जवानों से, युवाओं से मेरे रिपोर्टर बात कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात को माना है और वो इस बात को मानते हैं कि हालातों में सुधार हुआ है, बदलाव हुआ है, हमें एक रे ऑफ होप दिखती है। इसी बुलेटिन में कुछ देर पहले वो ये बयान दे रहे थे। और कहीं ना कहीं, एक सेकंड रफीक साहब, कहीं ना कहीं ये भी तो है ना कि एक समुदाय का हक छीने बिना दूसरे समुदाय को आरक्षण दिया गया है, लोग उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं वाल्मीकि समाज को आज वोट डालने का अधिकार है, पहली बार वो लाइन में लग के उन्होंने वोट आज डाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो चीजें हैं, इनसे कैसे नकारा जा सके, ये तो फैक्ट है ना। आई एम नॉट बीइंग बायस्ड। देखिए, अगर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर में यहाँ पर इंप्रूवमेंट है और उसको आप 370 के एब्रोगेशन से अगर आप जोड़ रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर में पहले हुकूमत में भी कई बार सुधार आया है, लेकिन फिर अचानक से मिलिटेंसी का ग्राफ बढ़ा, कई बार ऐसा हुआ है। ठीक है रफीक साहब, आई गेट बैक टू यू। रफीक साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। हमारे साथ रविंद्र शर्मा जी भी हैं, उनको भी करने दे, अगर मुझे कंप्लीट करने दे। हाँ जी प्लीज। 370 को आप 370 के एब्रोगेशन को आप लॉ एंड ऑर्डर की इंप्रूवमेंट से ना जोड़े। जहां तक आपने जिक्र किया कि कुछ युवा ने बात किया, ये आइसोलेटेड केसेस है। जम्मू कश्मीर के मेजॉरिटी लोगों की यह राय है कि जम्मू कश्मीर के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई है और जो यही वजह है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी। रफीक साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। रफीक साहब, अगेन योर प्लीज अनम्यूट। जी रफीक साहब की बोलती बंद हो जाती है बोलते बोलते। चलिए आर एस पठानिया जी, आई कम बैक टू यू आल्सो। रविंद्र शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, आप पूछना चाह रहे हैं कि नहीं पूछना चाह रहे हैं मेरे नहीं, मैं बिल्कुल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपके मैनिफेस्टो को लेकर भी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपने रफीक राथर साहब को भी सुना। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप मुझे भी पूछना चाहते हैं, लेकिन स्टूडियो से नहीं पता लगता कि ग्राउंड की नहीं सर, स्टूडियो से नहीं, हमारे नुमाइंदों से हम टच में रहते हैं। स्टूडियो इज नॉट द ओनली पेरिफेरी। और आपकी बात अलग हो सकती है जास्मीन शर्मा साहिबा, लेकिन बात यह है कि लोगों में नाराजगी है और
जो बताया जाता है, क्योंकि सारा देश सुनता है जब आपका चैनल कुछ आप बोलती हैं। देखो, जहाँ पे नाराजगी है, पीडीपी के साथी बैठे हैं और कई साथी बैठे हैं, महासवाई भाजपा को, बाकी सबको जहाँ खराब लगता है। लोगों की नाराजगी है, बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड टूट गई है। यहाँ के तो शराब के ठेके ही ठेके खुल रहे हैं, बराबर से व्यापारी आ रहे हैं, रेत बजरी के घोड़े वाले, ट्रैक्टर वाले, ट्राली वाले, वो लोग बेकार हो गए हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा दिख रहा है? आतंकवाद अभी भी है। 4 दिन पहले थन्ना मंडी में एक आदमी को शहीद किया गया। अब बसंतगढ़ की आप बात करते हैं तो वहां भी वारदात हुई है। लेकिन 5.5 साल से आप चुनाव नहीं करा रहे, असेंबली में जमहूरी अधिकार छीने हुए हैं, मुलाजिम हड़ताल नहीं कर सकते। डेली वेजर को वायदा किया गया था 2014 में, वो हड़ताल करने तक गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी। यहाँ तो डेमोक्रेसी का नाम नहीं है, बाकी देश से ज्यादा खतरनाक हालात हैं। और ये सिर्फ नीतिगत तरीके से हम विरोध नहीं करते, वो टिप्पणी करे, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये नारा है। मुख में राम राम, बगल में छुरी। अब ये राम के नाम पे, जब भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, कैसे कैसे नारे हैं इस देश में? सही कह रहे हैं मेरे कानूनदार दोस्त पठानिया जी, इलेक्शन कमीशन तो फेल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए। 13 जजों का फैसला है कि भाई धर्म का इस्तेमाल नहीं हो सकता पॉलिटिक्स में, लेकिन खुल्ला खुल्ला हो रहा है। और साफ होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी। आप काल से परसों से ये रट लगाए कि जनाब मनमोहन सिंह जी कहेंगे कि माइनॉरिटी का अधिकार है, इनसिक्योरिटी तो माइनॉरिटी में है। आप घुमा फिरा के फिर वही पहुंचते हो। योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी, और इल्जाम हम पे, जो सेक्युलरिज्म, नफरत हटाने के लिए पूरे देश में भ्रमण करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। हम कहते हैं कि विकास के नाम पे काम करिए। विकसित भारत का आपका नारा है, बताइए कितना विकास किया आपने? जो है वो बेरोजगारी और महंगाई, ठीक है, ये इसका आरएस पठानिया जी से जवाब लेंगे। आरएस पठानिया जी, कुछ सवाल तो जायज हैं, वो इसलिए नहीं मैं कह रही कि रविंद्र शर्मा जी ने मुझ पर आरोप लगा दे, लेकिन कुछ सवाल जायज हैं, जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। आरएस पठानिया साहब प्लीज हमारे साथ लगातार बने रहिए। रफीक राठौर साहब हमारे साथ बने, रविंद्र शर्मा साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 को एक मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। कई बातें उन्होंने बेबाकी से रखी हैं, कई तरह के आरोपों का उन्होंने जवाब दिया। प्रवक्ता जुड़े हैं, रफीक राठौर साहब पीडीपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आरएस पठानिया जी, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, और विच इज लीडिंग टू नशा ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे जो युवा हैं जम्मू कश्मीर के, वो नशे के खिलाफ, नशे की तरफ भी खिंचते चले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम नहीं देख पा रहे हैं खुलकर। इस पर आपसे जवाब चाहूंगी, और जो तमाम आरोप रविंद्र शर्मा ने लगाए हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया, आपका जवाब। जी जासमीत जी, आपने एक बात तो रविंद्र शर्मा जी ने जो कही, जैसे नैर्को टूरिज्म की बात करें, उस पर मैं कोई इशू नहीं ज्वाइन करूंगा। ये एक नया मॉड्यूल है पाकिस्तान का। आप जब प्रॉक्सी वॉर उनका भारत के फेल हो गया, तो नाउ इट इज आल्सो कॉल्ड नैर्को टेररिज्म। ये बहुत बड़ा चैलेंज है समाज के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, सरकार के लिए, और विशेषकर जम्मू कश्मीर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इंक्लूडिंग पुलिस के लिए वो एक पार्ट है। मैं इस चुनाव के माहौल में, और बिल्कुल चुनावी जिसे कहते हैं, अगर चर्चा जो की है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के विषय में क्यों 7 दशकों तक ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है। मैं, आप छोड़ें वाल्मीकि, तो चलो वो वाल्मीकि हिंदू थे, या वेस्ट पाक रेफ्यूजीज या दूसरे रेफ्यूजीज जो हिंदू थे उनको राइट नहीं मिल पाए। वो शेड्यूल्ड ट्राइब गुजर और बकरवाल जो तो मुस्लिम थे, लेकिन 7 वर्षों तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको जम्मू कश्मीर में नहीं मिल पाया। पहाड़ी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी जिसे कहते हैं, वो जम्मू कश्मीर से मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे दोनों, आज उनको एसटी रिजर्वेशन आज तक क्यों नहीं मिल पाया। या जिसे कहते हैं एक बिरादरी या गादा ब्राह्मण, उनको आज तक एसटी क्यों नहीं मिल पाया। तो ऐसे इश्यूज रिड्रेस करने की और ड्रेस करने की जिसे कहते हैं बात, आप अभी बसंतगढ़ की बात कर रहे थे, मैं एमएलए हूँ वहां से, बसंतगढ़ से, मेरे ही कार्य क्षेत्र का, विधानसभा का वो क्षेत्र है। आप बसंतगढ़ में एक चेंज इन अप्रोच देखें। एक वक्त था कि बसंतगढ़ में जाना आना ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, लेकिन कल वहां के जो वीडीजी मेंबर्स ने वहां पे मिलिटेंट्स के ट्रूप को चैलेंज किया, उनको भगाया, और वो अपना सामान छोड़ के भागे हैं। और अब वीडीजी मेंबर्स का आप देखें, इस बदले माहौल में उनका आप एक सेंटिमेंट, उनका करेज देखें, उनकी दिलेरी देखें, उनका एक मनोबल देखें। वो कह रहे हैं कि हमें ऑटोमेटेड वेपन्स दी जाए ताकि हम अपनी धरती से, अपनी मातृभूमि से इन भेड़ियों को, इन नपुंसकों जिसे कहते हैं, इन बदमाश लोगों को हम खदेड़ के बाहर कर पाए। लोगों के एक चेंज देखें, अप्रोच का चेंज देखें। आप लालू की बात करें, जो अपने आप में एक
सेशनिज्म का एक सेंटर रहता था। आज भारत का झंडा भी वहां जिससे कहते हैं फहराता है। मुहर्रम की झांकी भी निकलती है, जन्माष्टमी का जुलूस भी कश्मीर के माध्यम से निकलता है। दिस इज द चेंज इन अप्रोच। आज पीर भवानी के टेम्पल की जिसे कहते हैं जो एक वो सेरेमनी उस वक्त अपने आप में एक बदल है। तो ये बदलाव मैं नहीं बोलूंगा हमने सब कुछ ठीक कर दिया, काफी करने भी बाकी हैं, बट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हमारा जो नया एक चेंज्ड पैराडाइम शिफ्ट है जम्मू कश्मीर की डिफेंस स्ट्रेटेजी में, जम्मू कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट स्ट्रेटेजी में, और यही फर्क जैसे मैंने कहा तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की जो भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है पैराडाइम शिफ्ट की आपने बात की है। रविंद्र शर्मा जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। रविंद्र शर्मा जी, आर एस पठानिया जी कह रहे हैं कि 70 साल बाद ये पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, वक्त लगेगा, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, पठानिया जी मेरे अजीज हैं, उम्र से भी थोड़े छोटे हैं लेकिन काबिल हैं। मुझे बताइए, ये पहली बात नहीं है, कितने लोगों ने मिलिटेंटों को मारा है, कितनी महिलाओं ने। मैं दर्जनों ऐसी मिसालें आपको दे सकता हूँ। रजौरी में, थन्ना मंडी में मुस्लिम महिलाओं ने, गुजर महिलाओं ने अपनी बंदूकों से और कालाकोट में मिलिटेंटों के साथ मुकाबला किया। दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट। और ये नहीं है कि मोदी साहब आ जाए तो आज पैराडाइम शिफ्ट हो गया, लोगों में हिम्मत आ गई। लोग पहले से सोफिस्टिकेटेड वेपन जो मांगते थे। आपने कालाकोट डांगरी की वारदात के बाद कहा कि हमने कालाकोट रजौरी में लोगों को जो है मॉडर्न SLR दे दी। मैं वहां का रहने वाला हूँ, वहां जाता हूँ, कोई SLR नहीं, कोई ऐसी बात नहीं।